दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसकी माने तो दिल्ली से भाजपा का वनवास खत्म होने जा रहा है। और जब से पार्टी बनाई है तब से सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की सत्ता से दूर होने जा रही है। आखिर इसके पीछे क्या वजह है और ये एग्जिट पोल अगर सही होता है तो दिल्ली की आगे की राजनीति कैसे रहने वाली है, और इस पूरे दिल्ली की राजनीति में फेरबदल का क्या राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर पड़ेगा। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे विशेष मेहमान जिनसे आपका परिचय कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस आवाज अड्डा के खास एपिसोड में आपको बता दूं वो एग्जिट पोल, जिस एग्जिट पोल ने बता दिया है कि 8 फरवरी को जो रिजल्ट आएंगे वो कैसा रह सकता है और आगे दिल्ली की राजनीति कैसे रहने वाली। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एग्जिट पोल में क्या कुछ कहा गया है। अब ये देखिए एग्जिट पोल, एक एक करके सारे पोल आपके सामने मैं रख रहा हूँ। पीपल्स पल्स जो है ये एग्जिट पोल दिया है, इसने भाजपा को 51 से 60 सीटें देने का अनुमान दिया है। आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें देने का अनुमान दिया है। कांग्रेस को कोई सीट नहीं, अन्य को कोई सीट नहीं। दूसरा है पी मार्क। पी मार्क ने थोड़ा सा कम दिया है, 39 से 49 सीटें, यानी 10 सीटों का मार्जिन लेकर चल रहे हैं। 39 से 49 सीटें भाजपा को, 21 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर है। जेवीसी ने कमोबेश पी मार्क के आसपास रखा है। 39 से 45 सीटें भाजपा को, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान दिया है। अन्य को हो सकता है कि 1 सीटें मिले, ऐसा अनुमान यहां पे जताया गया है एग्जिट पोल में। पीपल्स इनसाइट, इसने 40 से 44 सीटें दी है भाजपा को, आम आदमी पार्टी को दी है 25 से 29 सीटें, कांग्रेस को यहां पे 1 सीटें, अन्य को कोई सीटें नहीं। मैट्रिज जो पिछले दिनों से काफी सुर्खियों में रहा एग्जिट पोल, उन्होंने भाजपा को 35 से 40 सीटें दी है, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दी है, यानी थोड़ा सा टफ फाइट दिखाया है मैट्रिज ने अपने एग्जिट पोल में, और कांग्रेस को 1 सीटें दी थी। अब आइए डीवी रिसर्च ने भाजपा को 36 से 44 सीटें दी हैं, आम आदमी पार्टी को 26 से 34 सीटें, कांग्रेस को कोई सीटें मिलने की संभावना नहीं है, अन्य को भी नहीं। इसके अलावा चाणक्य स्ट्रेटजीज, इसके देखें एग्जिट पोल तो भाजपा को 39 से 44 सीटें, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया। थोड़े से कांग्रेस को यहां पर बढ़त दिखाई गई होती, वो भी 2 से 3 सीटें ने खाता खोल पाएगी कांग्रेस। रिपब्लिक भारत 35 से 40 सीटें यहां पे भाजपा को, आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें, कांग्रेस को 0 से 1 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को कोई सीटें नहीं मिलेगी। वी प्राइड का प्रेसाइड का देखें तो भाजपा को यहां पे कम सीटें देने का अनुमान जताया गया, 18 से 23। ये पहला एग्जिट पोल जो अब तक आपको बताया मैंने, जिसने भाजपा को सिर्फ और सिर्फ 18 से 23 सीटें का अनुमान दिया है, जो कि अगर ये अनुमान सही हो तो सत्ता भाजपा नहीं काबिज कर पाएगी। आम आदमी पार्टी को इसने 46 से 52 सीटें दी हैं। ये बिल्कुल शुरू के जो 7-8 एग्जिट पोल थे उससे बिल्कुल उलट ये एग्जिट पोल आता हुआ दिख रहा है। इन्होंने कांग्रेस को 0 से 1, अन्य को कोई सीटें नहीं दी हैं। माइंड ब्रिंक जो है, इन्होंने भी कमोबेश वी प्रेसाइड वाले ही मोड में गए हैं। भाजपा को 21 से 25 सीटें, आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें, अन्य को कोई भी सीट नहीं देने का अनुमान यहां पे दिया गया है। तो ये कुल मिला के एग्जिट पोल है। जिस एग्जिट पोल के आधार पर देखें तो अधिकांश एग्जिट पोल जो है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता पर यहाँ पे काबिज हो सकती है। 2 एग्जिट पोल को छोड़ दें तो शायद यहाँ पे कह सकते हैं कि 11 साल के शासन के बाद अब आम आदमी पार्टी सत्ता से दिल्ली से बाहर रहने वाली है। आखिर सत्ता से बाहर रहने का मतलब क्या माना जाए, और साथ ही साथ इससे दिल्ली की राजनीति पर, राष्ट्रीय राजनीति पर क्या असर करने पड़ने वाला है, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह, और हमारे साथ जुड़ेंगे एक्सिस माई इंडिया का सीएमडी प्रदीप गुप्ता। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। धनंजय जी, आप ही से शुरुआत करूंगा मैं। एग्जिट पोल ने तो आपको भी चौंका दिया होगा। लक्ष्मण जी, हम एग्जिट पोल के जो नतीजे आप दिखा रहे हैं, हम एग्जिट पोल में उससे बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज दिल्ली की जनता जो इससे भी बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, बिकॉज दिल्ली की जनता जो आंधी की तरह आए थे वो तूफान की तरह जाएंगे, ये दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है। क्योंकि झूठे वादे, खराब हवा, खराब पानी और दिल्ली की जवानी को जिन लोगों ने खत्म किया, जो शीश महल से शर्मसार किया, जिन लोगों ने बगल में पंजाब को भी पंचर कर रखा है और दिल्ली का तो दिल ही दिवाला ही निकाल दिया है,
उन लोगों से दिल्ली की जनता को मुक्ति चाहिए थी। केजरीवाल के कॉस्ट्यूम पॉलिटिक्स का अंत होना जरूरी था और इस दिल्ली की जनता ने केजरीवाल के ये, दिल्ली को अभिनेता नहीं अब नेता की जरूरत है। वो अभिनय करने का समय चला गया कि आप 3 लाख के शीशे के सामने टोटो को टॉयलेट से उठते हैं और आप दुनिया भर के पर्दे झूमर के बीच में झूलते हुए 50 रुपए का शर्ट और 5 रुपए का पेन लगा करके दिल्ली की जनता के सामने मैं हूं आम आदमी बनकर जो अभिनेता का अभिनय करते रहे। कितने दिन तक आप जनता को ठगिएगा? कितने दिन तक? ये छल प्रपंच झूठ की राजनीति का अंत होना दिल्ली के लिए बेहद जरूरी था। केजरीवाल जैसा कपूत अगर दिल्ली के मनागढ़ में डेरा डाले तो कोई सच्चा सौदा हो ही नहीं सकता। दिल्ली का जो स्थिति इन्होंने खराब कर रखी थी, दिल्ली का जो बुरा हाल कर रखा था, तो भारत नहीं दुनिया के राजनीतिक इतिहास में कोई शिक्षा मंत्री शराब के केस में जेल नहीं गया। आप देखिए जो शिक्षा मंत्री शराब के केस में जेल जाता है और ये शिक्षा के मॉडल को दुनिया बताते हैं। 550 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है और ये इसको शिक्षा का मॉडल बताते हैं। झूठ प्रपंच और केजरीवाल की राजनीति को अगर आप पूरा डायनामिक्स उठा करके देखिएगा तो सुबह कुछ, शाम कुछ, अभी कुछ, बाद में कुछ, और ये झूठ प्रपंच का तो अंत होना ही था। राजनीति के सबसे निचले और छिछले स्तर पर खड़े अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का इतिहास होने का समय आ गया है। ये लोग अब इतिहास होने जा रहे हैं। देश जो राजनीति की गंदगी को साफ करने आए थे उन लोगों ने राजनीति को इतना गंदा कर दिया कि जो इनके पैटर्न थे, जिनके नेतृत्व में लोगों ने आंदोलन किया, अन्ना ने ही कहा कि बस कर दो केजरीवाल, अब बहुत हो गया केजरीवाल, बस करो केजरीवाल। उसी तरह से दिल्ली कह रही है कि अब बकस दो केजरीवाल, बहुत हो गया केजरीवाल, जमुना को गंदा कर रखा है। आपने बड़े आरोप लगाए और आम आदमी पार्टी के को अभी से आपने मान लिया कि हार रही है और आपने मुझे लगता है बड़ी शाराना अंदाज में कहा दिल्ली की हवा, पानी और जवानी को बर्बाद करने वाली आम आदमी पार्टी को जनता ने बहिष्कृत किया है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी हैं जो हमारे साथ हैं, आपके आरोपों का जवाब देंगे। पुष्पेंद्र जी, एग्जिट पोल आपने देखा, निराशाजनक आपके लिए? जी बिल्कुल देखा एग्जिट पोल, और हम इन एग्जिट पोल से निराश नहीं होते हैं क्योंकि ऐसे एग्जिट पोल पहले भी हुए हैं। पंजाब में भी एग्जिट पोल हुआ था, दिल्ली में भी पहले एग्जिट पोल हुए थे। तो क्या हुआ इन एग्जिट पोल्स से? अरे मैंने इन एग्जिट पोल्स के करने वालों को टेलीविजन पे बैठ के रोते हुए देखा है। तो हमें इन सब चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी पार्टी जब आती है तो सर्वे में नहीं आती, सीधे सत्ता में आती है, आपको पता ही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के साथी हमारे प्रवक्ता अगर खुश हो रहे हैं तो इनके पास खुश होने के लिए 2 दिन हैं, कल का और परसों का। 8 तारीख को दिल्ली की जनता का जब फैसला आएगा तब इनके पैरों के तले से जमीन सरक जाएगी, क्योंकि हमने दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है। हमने दिल्ली के लोगों की ज़रूरतें, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं थीं, पानी, बिजली और उनका अस्पताल, स्कूल, वो सब ठीक किए। हमने लोगों को जो वादा किया था वो हमने डिलीवर किया। हमने कहा था कि हम बिजली फ्री देंगे, हमने बिजली फ्री दी। हमने कहा था कि हम पानी फ्री देंगे, हमने दिया। हमने कहा था महिलाएं बसों में फ्री यात्रा करेंगी, तो उसको किया। हमने कहा था बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री करवाएंगे, तो हमने करवाया। अस्पताल अच्छे किए, वहां लोगों का अच्छा इलाज हो रहा है, दिल्ली के लोग खुश हैं। अच्छे स्कूल हैं, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं दिल्ली के, वो सारे खुश हैं। सिर्फ दिक्कत किसको थी? भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए देखिए, हम इस पूरे चुनाव के दौरान जब भी हम आपके साथ बैठे, रूबरू हुए, हमने हमेशा कहा कि देखिए भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कर क्या रही है? सवेरे से शाम तक अरविंद केजरीवाल को गाली देना, सवेरे से शाम तक दिल्ली सरकार की आलोचनाएं करना। शीश महल बना दिया, फर्जी निकला। कैग रिपोर्ट ले आए, फर्जी निकली, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तो ये उतर आए गाली गलौज पे, और यहां तक उतर आए कि अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे नेता हैं, उनके ऊपर इनके गुंडों ने हमला किया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार, जिसकी शिकायत हमने बाकायदा चुनाव आयोग से और दिल्ली पुलिस से की। लेकिन आप देखिए कि दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, उसको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के झांसे में नहीं आना है। आपको याद होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी जी जगह जगह कहते रहते थे पहले, अभी 6 महीने पहले, कि ये तो अरविंद केजरीवाल जी तो रेवड़ियां बांट रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जब दिल्ली चुनाव शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आते हैं और कहते हैं नहीं, अरविंद केजरीवाल जी की तो जो योजनाएं वो तो कल्याणकारी हैं, वो तो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो इनका दोगलापन देख लीजिए कि दूसरी जगहों पे क्या बोलते हैं और यहां पे क्या बोलते हैं।
नहीं पुष्पन जी, ये तो है कि रेवरी कल्चर वाली जो शुरुआत आपने की थी उस पर भाजपा को अपनी पिच पे आप ले आए थे, लेकिन समस्या ये है कि जनता ने शायद उसको बहुत ज्यादा स्वीकारा नहीं। एग्जिट पोल जो देख रहे हैं, हालांकि आपने पंजाब का उदाहरण दिया, लेकिन हाल ही में महाराष्ट्र 10 सेकंड में खत्म, 5 सेकंड 10 सेकंड, 5 सेकंड सर आपसे लूंगा। हाँ, मैं ये कह रहा हूं सर कि भारतीय जनता पार्टी की किसी बात पे दिल्ली की जनता को विश्वास नहीं है। यहीं पड़ोस में चले जाइए, राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव था, इन्होंने वादा किया था कि हम 450 रुपए सिलेंडर का देंगे, हमारी सरकार बनेगी। तो सरकार बनी, ये भूल गए। लोगों ने कहा सिलेंडर, इन्होंने कहा हमने तो कहा ही नहीं था। बगल में उत्तर प्रदेश है, देख लीजिए। हमारा दिल्ली एक ऐसा राज्य है सर जहां हमने 24 घंटे बिजली दी, लेकिन वहां ने कुछ भी नहीं है। जी आप जवाब दीजिए, तो इनके ऊपर 10 सेकंड में फिर बाकी वक्ताओं के पास जाऊंगा मैं। धनंजय जी संक्षिप्त में रखिएगा, बाकी वक्ताओं के पास जाना है मुझे। लक्ष्मण जी, मुझे तो आश्चर्य होता है कि क्या सारे झूठे ही उस पार्टी में है या झूठ बोलने का कोई क्रैश कोर्स कराया जाता है, ये मुझे समझ में नहीं आता। आप बताएं, जो व्यक्ति टीवी पर बैठकर कह रहा हो कि गाली गलौज की राजनीति करते हैं, उसके मुंह से शब्द निकल रहा है दोगला। अब इसका अर्थ वो जानते होंगे क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से आते हैं। दूसरी बात, जिस पार्टी के नेता ने, सर्वोच्च नेता ने, आम आदमी पार्टी की उम्र कितनी, केजरीवाल से शुरू, केजरीवाल पे खत्म, जिसने और केजरीवाल ने भारत दुनिया के राजनीतिक इतिहास में गाली गलौज के लिए सबसे ज्यादा लिखित माफीनामा मांगने वाला अरविंद। अरे भाई, आपकी पार्टी कहां से शुरू होती है? आपकी पार्टी नरेंद्र मोदी जी से शुरू होती है और अमित शाह जी पे खत्म हो जाती है। 2 लोगों की पार्टी है आपकी। भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, अपने समय में बोल लीजिएगा। आप बौखलाए हुए हैं, पैर के नीचे की जमीन खिसक गई है, मैं समझ रहा हूं सब बात आपकी, लेकिन इतना भी बौखलाने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तुम्हें यकीन भी है, दोनों बातें। दूसरी बात है, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और ये कोई 2011 में 12 में बना हुआ राजनीतिक दल नहीं है जिसके सर्वे सर्व आदमी केजरीवाल उस दिन भी थे और आज भी थे। कल को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा ये कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जब किसी से कोई तबसरा कीजिए, आईना सामने रख लिया कीजिए। आप पैदा हुए, आपकी इतना दिन नहीं हुआ, उससे ज्यादा करोड़ों हमारे लक्षावधि कार्यकर्ता इस देश में लगे हुए। दूसरी बात, भारत नहीं दुनिया की राजनीति में अरविंद केजरीवाल जिस निचले और छिछले स्तर की राजनीति करते हैं, ये ऐसा मानक ही खत्म हो गया है, मानक ही कोई नहीं बचा है। आप देखिए, जो भारत बहुत से भ्रष्ट नेता हुए दुनिया में राजनीति में, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में जेल में अगर कोई बंद रहा तो ये क्रेडिट भी अरविंद केजरीवाल को ही जाता है। इस देश के कोर्ट को कहना पड़ा कि अरविंद केजरीवाल न तुम मुख्यमंत्री निवास जा सकते हो, न कोई फाइल दस्तखत कर सकते हो। सीएजी की रिपोर्ट को इन्होंने टेबल नहीं किया और कह रहे हैं कि सीएजी की रिपोर्ट गलत है। जब टेबल ही नहीं किया आपने, अब भाई चुनाव खत्म हो गया है, अब सच को स्वीकार कर लीजिए। बोतल और बुट्टी के चक्कर में आप जेल गए, जेल और बेल की पॉलिटिक्स की। जिसने कहा था कि किसी पर आरोप लगे, आरोप लगते हैं उसको इस्तीफा देना चाहिए। अब आरोप प्रत्यारोप तो हो गया, अब तो वोट डल गए हैं। धनंजय जी, आप बहुत ज्यादा बहस करने का। लक्ष्मण जी बस 10 सेकंड, लक्ष्मण जी 10 सेकंड। जिस व्यक्ति ने कहा था कि किसी पर आरोप लगे तो इस्तीफा दे, वो मुख्यमंत्री के रूप में जेल में बंद रहा। इससे बड़ी मुनाफिक और इससे बड़ी मक्कारी का कोई एग्जाम्पल आप मुझे बता सकें तो कृपया बताएं। धन्यवाद, बताइए। बिल्कुल इस पे आऊंगा मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र श्रीवास्तव के पास भी। अवधेश जी जवाब दे दूं सर। अवधेश जी, मैं आऊंगा। पुष्पेंद्र जी 2 मिनट, 2 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, इनसे मैं ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, फिर आप ही के पास आऊंगा। बाकी और कोई है नहीं, आप हैं और धनंजय जी हैं आज के हीरो। तो अवधेश जी, ये एग्जिट पोल आपने देखा, आपको क्या लगता है कि ये भ्रष्टाचार को जनता ने ज्यादा तवज्जो दी, या फिर जो फ्रीबीज की घोषणाएं हर पार्टी एक के बाद एक बढ़ के किया उसको ज्यादा तवज्जो दिया है, या फिर ठीक है 10 साल 11 साल सत्ता में रहे, अब तो एंटी इनकम्बेंसी तो बनता है इतना? नहीं, देखिए ऐसा है कि पहले तो एग्जिट पोल पर थोड़ी चर्चा कर ले हल्की सी, कि देखिए एग्जिट पोल के बारे में मेरा मानना है कि एग्जिट पोल अगर ईमानदारी से सही तरीके से किया जाए और उसके डाटा जो आते हैं उसको थोड़ी गहराई से, जो सेट पैटर्न हैं, बने बनाए पैटर्न है सेफोलॉजी के, उसके आधार पर निकाला जाए तो सीट तो एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन एक ट्रेंड प्रवृत्ति पता चल जाती है कि कौन पार्टी आगे है कौन पीछे है।
लोकसभा चुनाव में चूंकि कई राज्यों में एग्जिट पोल, हालांकि सभी राज्यों में नहीं हुए, अगर लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को निकाल दीजिए और तब परिणाम देखिए तो एग्जिट पोल ज्यादा गलत नहीं थे। लेकिन इन दो, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में चूंकि दो राज्यों में एग्जिट पोल लगभग फेल हुआ, उसके ओवरऑल जो टैली थी वो जरा भारतीय जनता पार्टी की वो सही नहीं रही, बाकी कांग्रेस की, तो उसके कारण एक वितृष्णा पैदा कर दी गई है। लेकिन वो मैं उससे सहमत नहीं रहा हूं। जो अभी पुष्पेंद्र जी कह रहे थे, मैं उनको बोलूंगा कि 2015 और 2020 के दिल्ली का एग्जिट पोल जरा देख लीजिए। ये एग्जैक्ट सीटें नहीं थी, लेकिन 2015 में इसी ढंग से एक एग्जिट पोल को छोड़ के सभी ने आम आदमी पार्टी को जबरदस्त विजय बताई थी, 40, 45, 42, और किसी ने तो बिल्कुल उतनी सीट बता दी थी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, जितनी सीटें इनको आई हैं। और 2020 में भी देखेंगे तो लगभग सभी एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी की सीटों को 40 या उसके ऊपर ही बताया था। तो एग्जिट पोल दिल्ली में कम से कम 2015, 2020, 2014, 2019 और 2024 तीन लोकसभा चुनाव में सही साबित हुए हैं। तो इसलिए एग्जिट पोल को लेकर दिल्ली की कोई पार्टी अगर उस पर प्रश्न उठाती है तो स्पष्ट है कि उसको तथ्यों का ठीक से ज्ञान नहीं है, स्टडी करके नहीं आए हैं, या ऐसे ही नकार देना है कि एग्जिट पोल को तो हमने देखा था, क्या हो गया। ये फैक्ट है, कोई भी इसको फैक्ट चेक कर सकता है। अब आते हैं दूसरी स्थिति पर। अगर जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, अगर वो परिणाम में कन्वर्ट होता है, फैक्ट रखा है अवधेश जी, एक बहुत ही आपने बड़ा फैक्ट रख दिया है 2015 और 2020 का एग्जिट पोल का। इस पे पुष्पेंद्र जी का रिएक्शन मैं बोल भी सकता हूं किसने कितनी सीटें दी थी। हाँ, नहीं, मैंने देखा, मैंने अभी खोला है तो मैंने देखा है यहाँ पे जन की बात ने आपको 55, बीजेपी को 15 दिया था, इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया ने आपको 59 से 68 सीटें, बीजेपी को 2 से 11 सीटें दी थी। टाइम्स से नाउ ने बैठते रहे हैं ना सर, एग्जिट पोल में बैठते रहे हैं, करते रहे, हमको अंदाजा है। तो इस वजह से ये फैक्ट है यहाँ पे। लेकिन मैं एक मैं सज्जन जी के पास जाता हूँ, फिर पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा। सज्जन कुमार सिंह, ये एग्जिट पोल आए हैं, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जो आप ग्राउंड पे फील कर रहे हैं तो उसी का रिफ्लेक्शन है? लक्ष्मण जी, नहीं, हमें ग्राउंड पे एक हफ्ते पहले तक जो हम लोग फील कर रहे थे उसमें निश्चित तौर पे एक मिडिल क्लास का सुपर कंसोलिडेशन था बीजेपी के पीछे। दो बातें और थी, क्लियर थी, बीजेपी का अपवर्ड स्विंग था, मतलब वोट परसेंटेज में भी और सीटें में भी, और आम आदमी पार्टी की भी डाउनवर्ड स्विंग थी 62 सीट से नीचे की, और वोट परसेंटेज में भी। सवाल था कितना, कहां रुकेगा। तो हमने जो देखा था उसमें क्लियरली एक हमें क्लास डिवाइड दिखा था, और चूंकि हमने अपने क्वालिटेटिव मेथड से किया था तो हमारा ये इन्फरेंस था कि आम आदमी पार्टी की सीटें तो जरूर घटेंगी, लेकिन शायद वो कंफर्टेबली एक क्लियर मेजॉरिटी पा लेगी। बीजेपी में काफी मोमेंटम आएगा, लेकिन उसके लिए 30 से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा। एक तो ये बात हो गई कि जो हमने एक हफ्ता पहले जो देखा था, ये एग्जिट पोल्स उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। डायरेक्शनली बात सही है, बीजेपी का उभार और आम आदमी पार्टी का अवसान। लेकिन जो दूसरी बात है, देखिए, एक हफ्ते से बहुत सारे बीजेपी के टॉप ब्रास नेता काफी कॉन्फिडेंस में यह दावा कर रहे थे हमारे भी इंटरेक्शन में कि वो सरकार बना रहे हैं। अब उसमें उनका संगठन का एक माइक्रो मैनेजमेंट वाली भी अपनी एक उसमें आधार था। सबसे बड़ी बात जो मुझे इस एग्जिट, और अवधेश सर ने बोला कि बात सही है, हरियाणा, छत्तीसगढ़ वगैरह में एग्जिट पोल गलत हुए हैं, लेकिन इसमें एक जो मेरी दुविधा क्या है, देखिए, 1998 से दिल्ली की जो डेमोग्राफी, जो विधान है, उसमें मिडिल क्लास का वोट तो बीजेपी को मिला है, इस बार और ज्यादा मिलेगा। लेकिन जो बड़ी, जो लोअर मिडिल क्लास से गरीब तबके का जो वोट है, वो या तो कांग्रेस की तरफ गया या आम आदमी पार्टी की तरफ गया। तो अगर बीजेपी जीत रही है, ये नंबर सही नहीं है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अब आप ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस से 1 या 2 सीट ला रही है, लेकिन ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी में बीजेपी की स्वीप पर है। मुझे थोड़ा सा, जहां तक मैं अपने ग्राउंड की बात कर रहा हूं, कि जब तक कांग्रेस थोड़ा सा तबके का, लोअर मिडिल क्लास का, मुस्लिम्स का कम्युनिटी के हिसाब से या दलित समाज का वोट नहीं काटती है, बीजेपी के लिए केवल मिडिल क्लास के बल पे 35 से ऊपर सीट ले आना, मुझे थोड़ा सा ग्राउंड पे वो नहीं दिख रहा था। हालांकि निश्चित तौर पे हरियाणा और छत्तीसगढ़ बीजेपी सरप्राइज कर देती है, लेकिन सवाल आपका है कि जो हमने ग्राउंड पे क्या वो दिख रहा है, डायरेक्शनली सही है, लेकिन इतना ज्यादा मार्जिन उलटफेर हो जाएगा, ये हमें नहीं दिख रहा। जी लक्ष्मण।
ये आपको लेकिन एक चीज जो आपने कहा वोट शेयर को लेकर के, तो वोट शेयर का बता दूं कि एक ही सर्वे एजेंसी जो मैट्रिज है उसका वोट शेयर मेरे पास अभी आया है, वो बीजेपी को 46%, आम आदमी पार्टी को 44%, कांग्रेस को 8% वोट यहां पे दे रही है। और जो 2020 का आंकड़ा देखें तो आम आदमी पार्टी को यहां पे 53.7%, भाजपा को 38.51%, कांग्रेस को 4.26% आया था। तो ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर था वो जो कटा है वो दोनों में बटा है, ये कांग्रेस के पास भी गया है और भाजपा के पास भी गया है। या फिर कहें कि भाजपा का जो वोट शेयर था जो लोकसभा में उसके पास होता था, विधानसभा में छिटक के चला जाता था आम आदमी पार्टी के पास, उसको कुछ हद तक अपने पास बनाए रखने में भाजपा सफल रही है। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव से जी आपके पास दो सवाल। एक, आप कहने एग्जिट पोल को आप नहीं मान रहे हैं, लेकिन अभी अवधेश जी ने आपको पूरा आंकड़ा दे दिया 2015-2020 का आंकड़ा, जहां पे एग्जिट पोल के हिसाब से सटीक आप यहां पे बैठे। हालांकि अवधेश जी शायद ये भी देखते होंगे कि अभी हाल में जो 3 विधानसभा चुनाव हुए हैं वहां पे एग्जिट पोल, महाराष्ट्र को छोड़ दें, दोनों जगह एग्जिट पोल सफल साबित नहीं हुए, सही साबित नहीं हुए। तो इसको किस तरीके से आप देखें? दिल्ली में तो कम से कम सही साबित हुआ, अवधेश जी ने बताया। देखिए अवधेश जी की पहली बात का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया, हरियाणा और महाराष्ट्र का उदाहरण देकर के, तो उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना। नहीं, लेकिन उन्होंने उदाहरण के तौर पे पंजाब की बात दिल्ली में सही होता है। हाँ, मैं ठीक है, उनकी बात सही है। मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब में हमको 52 सीटें दिखाई गई थी सर्वे में, आई 97। तो ऐसा नहीं है। अभी आपने जो सर्वे, अभी आपने कार्यक्रम की शुरुआत में जो आपने दिखाया, उसमें भी देखिए 2 एजेंसियां ऐसी हैं जिसमें वो हमको सरकार बनाते हुए 44-45 से ज्यादा सीटें दे रही हैं, आपने खुद अभी दिखाया। और बाकी जो है वो उसमें से 1-2 हैं जो लगभग इक्वल हमको और भाजपा को इक्वल दिखा रही हैं। तो अब मैं किसी एग्जिट पोल को नकार नहीं रहा हूं, ना मैं इससे सहमत हूं। हमारा अपना आकलन है कि हम दिल्ली में 55 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं और बहुत ढंग से अपनी पूरी मेजोरिटी के साथ, बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके पीछे कारण है। कारण यह है कि हमने जितने वादे किए थे दिल्ली में, दिल्ली की जनता से, दिल्ली के लोगों से, वो सारे वादे हमने पूरे किए। भारतीय जनता पार्टी चिल्लाती रही, कहती रही, गाती रही, स्टैंड बदलती रही। मैंने कहा ना, पहले भारतीय जनता पार्टी क्या लेके आई? शराब घोटाला, वो टाई टाई फिस हो गया। फिर भारतीय जनता पार्टी लेके आई कि शीश महल, फिर हमने कहा चल के दिखाइए शीश महल, तो भाग खड़े हुए। हमने कहा चलिए हम शीश महल भी देख लेते हैं और राजमहल भी देख लेते हैं आपका, तो ये भाग खड़े हुए। फिर ये 3 पन्ना लेके घूमते रहते, सारे चैनलों बैठ के हमसे पूछा करते थे ये कैग रिपोर्ट आ गई, ये घोटाला कर दिया, ये कैग रिपोर्ट आ गई। जब हमने कहा तब तो ये माने नहीं। जब हाई कोर्ट ने इनको लताड़ा कि कहां लेके पन्ना घूम रहे हो भाई, अभी तो कैग रिपोर्ट टेबल भी नहीं हुई है। और ये खुद गए थे सिफारिश करने कि भैया कैग रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को कहिए कि वो टेबल करें। इनको पता था, फिर भी जानबूझ के झूठी लेके। तो ये सारी चीजें, इनकी चालबाजियां दिल्ली की जनता ने देखी है और वो जानते हैं कि ये जो कहते हैं वो करते नहीं है, कभी सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। भारतीय जुमला पार्टी है ये, इसकी बात पे विश्वास नहीं करते। और इसी वजह से दिल्ली की जनता समझदार है, उसने इनको 27 साल से दिल्ली में सत्ता से बाहर कर रखा है, क्योंकि वो जानती है अगर ये आएंगे तो सिर्फ जनता का खर्च बढ़ेगा। हम दिल्ली की जनता का लगभग 25,000 रुपए महीने बचत कर रहे हैं, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो वो चपत लगा देगी। इसीलिए इनको कभी मौका नहीं देगी। सर धनंजय गिरि जी, ये एग्जिट पोल सही है या गलत है वो एक अलग बात है, लेकिन जैसा कि वे सज्जन जी कह रहे थे कि ये इनको ग्राउंड पे अनुभव हो रहा था कि भाजपा की सीटें थोड़ी सी बढ़ेंगी, आम आदमी पार्टी की सीटें थोड़ी सी घटेंगी, लेकिन इस तरीके से इस कदर वोट शिफ्ट कर जाएगा वो शायद ग्राउंड पे नहीं दिख रहा था कुछ एक हफ्ते पहले तक। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि मान लिया जाए, चूंकि आप तो ये कहेंगे नहीं कि एग्जिट पोल गलत है, एग्जिट पोल को सही मान लिया जाए, तो इसमें आपको क्या लगता है कौन सी रणनीति ज़्यादा काम आई? लोकलाइज तरीके से, जिस तरीके से घर घर जाके, हर छोटे जगहों पर जाके बड़े बड़े नेता को उतारना, संघ के कार्यकर्ताओं को उतारना, ये लगता है आपको कामयाब होता दिख रहा है? लक्ष्मण जी, पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का जवाब दे देता हूं। अब ये प्रवक्ता झूठे कि केजरीवाल झूठे, ये तय करिए। उन्होंने कहा कि मैंने दिल्ली की जमुना को साफ करने के लिए कहा था, मैं नहीं कर पाया, इसके लिए माफी मांगता हूं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए कहा था, नहीं कर पाया, माफी मांगता हूं। कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए कहा था, मैं नहीं कर पाया, माफी मांगता हूं। और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि सब कर दिया। तो जिसी तरह से लोगों ने जाना था कि केजरीवाल राजनीति में स्तर को गिरा रहे हैं,
लेकिन कितना गिराएंगे, अरविंद केजरीवाल कितना नीचे गिर जाएंगे, इसकी देश और दिल्ली की जनता ने नहीं सोचा था कि राजनीति के सबसे निचले और छिछले स्तर से भी नीचे केजरीवाल चले जाएंगे। इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चुनाव प्रचार के दौरान घूमते समय मैंने देखा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तिहाड़ जेल पर पोस्टर लगाया हुआ है कि फिर आएंगे केजरीवाल, तो वो इंतजार कर रहा है केजरीवाल का। अभी सीएजी की रिपोर्ट भी टेबल होगी, सब होगा। जवाब दूंगा, और भारतीय जनता पार्टी भरोसे का पूरा मौका देगी। दिल्ली की जनता अभी आपको 5 साल सवाल, बहुत सारे जांच होने हैं। अभी 600 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ के घोटाले में है। अभी नकली दवा का घोटाला है, अभी स्कूल का घोटाला है, अभी कॉलेज का घोटाला है, कितना काला है, वो सब जांच होगा। चिंता मत करिए, बहुत समय अभी भी चुनावी मोड में धनंजय गिरि जी और धनंजय जी, अरे चुनाव प्रचार होगा, अच्छी एनालिसिस कर दीजिए आप। जो है आज लगता है महामंडलेश्वर की तरह चादर ओढ़ के आए हैं, तो थोड़ा प्रवचन ज्यादा हो रहा है, थोड़ा एनालिसिस किया जाए। अवधेश भैया से आपसे इतने बड़े विद्वान व्यक्ति, इनसे हम लोग सीखते हैं। लेकिन मैं भैया जानते हैं, आश्चर्य इस बात का होता है कि हजारों झूठ आंखें मिलाकर बोलता है, मुझे हैरत उसे जरा भी हैरत नहीं होती। इसे झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अरे भाई हो गया चुनाव, अब तो सच बोल दो। अब बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी इस देश में भरोसे का प्रतीक बन गई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कम से कम ये तो बता दीजिए कि अगर एग्जिट पोल को मान लिया जाए, मैं सच बोल देता हूं ना, मैं सच बोल देता हूं, आप मुझे मौका दीजिए, मैं सच बोल देता हूं। अच्छा बोलिए, आपको जब मौका देंगे, 30 सेकंड देता हूं, आप जब मौका देंगे आप बिल्कुल बोलिएगा। पुष्पेंद्र जी 30 सेकंड का समय आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं जाऊंगा अवधेश जी के पास। 30 सेकंड का। देखिए ये कह रहे, देखिए जमुना कह रहे हैं कि जमुना जी, हमने तो बड़ी साफगोई से, हमारे नेता ने नैतिकता से बड़ी साफ कहा कि देखिए जमुना, साफ करना हमारे अकेले का काम नहीं है। केंद्र सरकार मिलेगी, उत्तर प्रदेश सरकार मिलेगी, हरियाणा मिलेगी, दिल्ली, सब मिलकर सामूहिक प्रयास से उसको साफ करेंगे। नैतिकता के आधार पर उन्होंने स्वीकार किया कि हम नहीं कर पाए, लेकिन इनके नेता ने तो स्वीकार ही नहीं किया कि भैया हमने 15 लाख कहा था, हम नहीं दे पाए। हमने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हर बात दे नहीं पाए। किसानों को एमएसपी देंगे, दे नहीं पाए। इनके नेता स्वीकार नहीं करते। हमारे नेता के अंदर नैतिकता है, और उस नैतिकता के आधार पर हमारे नेता ने कहा कि हम नहीं कर पाए, लेकिन हम अगले टर्म में इसको करके दिखाएंगे। तो ये फर्क है बीजेपी और आम आदमी पार्टी की नैतिकता आम आदमी पार्टी के भीतर। अवधेश जी, लक्ष्मण जी, हाँ, लक्ष्मण जी ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, अरविंद केजरीवाल के पास नैतिकता है। ये ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, अरविंद केजरीवाल के पास भी नैतिकता है। अवधेश जी आप ही बताइए, क्योंकि आप तो बड़ा पैनी नजर रखते हैं पूरी पॉलिटिक्स पे। ये क्या लगा आपको अचानक इतना ज्यादा क्लीन स्वीप अगर एग्जिट पोल में आ रहा है? अगर ऐसा होता है तो आपको भाजपा की कौन सी रणनीति यहाँ पे काम आई? देखिए, पिछली बार मैंने 2-3 आंकड़ा दिया, आपने रोक दिया था। इस बार वहां रोकिएगा नहीं, क्योंकि एक आंकड़ा मुझे और देना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी अच्छा बोलते हैं, भाषा अच्छी है, आवाज अच्छी है, लेकिन आज पुराना एग्जिट पोल देखकर नहीं आए हैं। पंजाब में 9 में से 7 एग्जिट पोल ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया था। एक ने 100 दिया था, एक ने 90 दिया था, मेजर 70 के आसपास दिखाए थे, और जिस एक ने इनको मेजोरिटी नहीं थी वो भी आगे दिखाया था। तो एकदम से नकार देते हैं ना एग्जिट पोल को, बिना देखे हुए एक बार गड़बड़ हो गया। और जहां तक हरियाणा का सवाल है लक्ष्मण जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी को 39.92% मत आया, कांग्रेस को 39.09% आया है। तो अब एकदम से 1% से कम के अंतर का सीटों का आकलन बहुत कठिन है। मैं तो मानता हूं कि 5, 6, 7% भी हो तो वो किधर भी जा सकता है। तो इसलिए वो जरा इसको देखना चाहिए, जो पोलस्टर है उनके सामने कितनी कठिनाई होती है, लेकिन ट्रेंड रहता है। अब आते हैं इस पर। देखिए, अगर ये जो पोल दिखा रहा है, अगर ये परिणाम में बदलता है, तो मेरा मानना है कि फिर भारतीय जनता पार्टी की सीटें और बढ़ेगी और आम आदमी पार्टी की और घटेगी। उसके भी अंग गणित है, ये मैं नहीं कह रहा हूं बढ़ेगी। अगर इस प्रकार से ट्रेंड होती है जो दिखाया जा रहा है, तब बीजेपी की सीटें इतनी की नहीं रहेगी, बीजेपी बहुत आगे चली जाएगी। क्योंकि जो स्थिति है, उसका कारण यह है कि पिछली बार भी आप मूल्यांकन करेंगे, आपने 53 और 38 दिखा दिया, लेकिन जरा सीट वाइज जाएंगे
तो केवल 21 सीट ऐसी थी जिसमें आम आदमी पार्टी का मार्जिन बहुत ज्यादा था। 49 सीटें ऐसी थी जिसमें 10% के आसपास से आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी। उस 21 में से भी जो 13 मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे ना, उसमें आम आदमी पार्टी एकदम स्वीप कर गई हुई थी। तो इसीलिए अगर इन 49 सीटों पर अगर 5% वोट इधर इधर हो गया है तो आम आदमी पार्टी 49 में ज्यादातर में हार सकती है। वो अगर 5% कांग्रेस ने 3-4% काट लिया है तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये परिणाम अगर पीछे का देखें तो ये जो अंक गणित है उसके आधार पर किधर भी जा सकता है। लेकिन मैं इसलिए फोरकास्ट नहीं करूंगा कि आम आदमी पार्टी का अच्छी या बुरी, एक ठोस जनाधार है, एक शक्तिशाली पार्टी है, इनके कार्यकर्ता कैडर की तरफ फाइट करते हैं, तो वो इतनी आसानी से मैं खारिज नहीं कर सकता हूं। और आते हैं, देखिए इस बार जो आप कर रहे हैं क्या हुआ है, मैं कह रहा हूं आपके कि पक्ष की बात कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी आप खुश हो जाइए, अवधेश जी आपके पक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं, जो देखा अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं हम। तो अब मैं कह रहा, देखिए अरविंद केजरीवाल जी को जो कुछ भी वोट बचा है उसके 2 बड़े कारण हैं कि अरविंद केजरीवाल पहले क्यों गया है वो छोड़ दीजिए, जो बचा है उसको समझ लेंगे तो बाकी है। अरविंद केजरीवाल जी INDIA में पहले नेता हैं जिन्होंने 2024 चुनाव के परिणाम का ठीक से मूल्यांकन करके समझ लिया कि बीजेपी 2-4 राज्य में हारेगी जीते, लेकिन हिंदुत्व और हिंदुत्व वाली जो एक राष्ट्र भाव है स्वाभिमान का, ये भारत में वोटिंग की एक स्थापित प्रवृत्ति है, थोड़ा बहुत होगा और एक ठोस वोट बैंक इस विचार को बन चुका है। तो उन्होंने हिंदुत्व को अपनाया। वंदे मातरम जेल से निकलने के बाद भारत माता की जय अयोध्या पर श्रीमती जी के साथ गए, दर्शन किए, वहां से बयान दिया, स्नान किया और उसके बाद आके हिंदुत्व पर बीजेपी को घेरने लगे। तो बीजेपी बाकी पार्टियों पर तो बोल सकती थी हिंदुत्व विरोधी है, केजरीवाल जी को नहीं बोल सकती थी कि हिंदुत्व विरोधी है। तो ये एक बड़ी स्थिति थी जिसके कारण उनके कुछ वोट बचे हैं इस बार। सेकेंड, जो फ्री बीज उनका था, यद्यपि बीजेपी भी आ गई, लेकिन जब आप देते रहते हैं तो आपका एक वोट बैंक क्रिएट हो जाता है और वो जल्दी बाएं दाएं नहीं जाता है। ये 2 बड़े कारण थे। और तीसरा तो आप जानते ही हैं, क्योंकि मुसलमानों का ये है कि बीजेपी को हराना है तो चूंकि कांग्रेस यहां मेजर पार्टी नहीं है तो हमको मेजोरिटी में वोट डालना है और मुस्लिम क्षेत्र में पिछली बार की तरह रहा है। अन्यथा जिस ढंग से दिल्ली का चुनाव चल रहा था, अगर ये 3 फैक्टर नहीं होते तो आम आदमी पार्टी की वही हालत होती जो बीजेपी के 2 चुनाव में हुई थी। अब 2-3 पॉइंट और बोल देता हूं। देखिए इस बार का जो था, सारे जो इसी बार बोल लीजिएगा, ठीक है, अगली बार बोल लेते, ठीक है, अगली बार बोले। सज्जन जी बहुत देर से सुन रहे हैं, वो भी बड़ा गहराई से विश्लेषण। सज्जन जी आपने देखा अवधेश जी ने बड़ा अच्छा सा विश्लेषण किया कि एक तरह से मोटी भाषा में कहते हिंदू मुस्लिम वाला जो पिच था उस पर किसी भी कीमत पर तमाम कोशिश के बाद अरविंद केजरीवाल उधर गए ही नहीं। उनको पता था कि वहाँ नुकसान हो जाएगा, तो वो बिल्कुल हिंदू वाला मामला, सनातन वाला मामले को पकड़े रहा उन्होंने। और दूसरा फ्रीबीज का जो दे रहा है उसका फ़ायदा मिलता है, वो हमने देखा महाराष्ट्र में भी वो फ़ायदा मिला यहाँ पे। तो इन दोनों फायदे को समेटने के बावजूद सीटें इतनी कम आ रही हैं, क्या हो सकती है? तो देखिए अब वो जो अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी जो है, ये लोग पोस्ट आइडियोलॉजिकल पार्टी, ये लेफ्ट से लेके राइट तक स्विंग करते हैं समय के हिसाब से, इसलिए आप इनको घेर नहीं पाते। और रही दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम की बात है, वो हिंदू बनाम मुस्लिम हो या ना हो, एक चीज निश्चित था कि मुस्लिम कंसोलिडेशन तो था इस बार आम आदमी पार्टी के पक्ष में। वो हमने देखा मटिया महल में, सीलमपुर में, तमाम जगह पे जितनी भी कयास लगाई जा रही है कि वो बटा होगा, कांग्रेस थोड़ी काटी होगी। आप देखिए जैसे हम लोग इसके परिणाम को देखते हैं, मुस्लिम समाज भी इस चीज को लेकर काफी कॉन्शियस रहता है कि इसका क्या पर उनके स्प्लिट का क्या पर। रही दूसरी बात, ये चुनाव जो था आम आदमी पार्टी के पिच पे लड़ा गया, उसके अगेंस्ट में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन के चार्जेस, पॉल्यूशन के चार्जेस और मिडिल क्लास की निराशा थी। लेकिन जो पिच था वो बेसिकली फ्रीबीज का ही था। उसका हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक क्लास डिवाइड दिखा, महिलाओं में थोड़ा बहुत, जो लोअर मिडिल क्लास से पुअर के बीच में आम आदमी पार्टी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा, कई जगह ऐसा भी दिखा है जो आप लोअर इनकम ग्रुप में देखें कि पुरुष जो है वो तो नाराज दिख रहे हैं, महिलाएं कह रही कि भाई हम तो दे देंगे। और ये कोई नई बात केवल दिल्ली की नहीं है। बावजूद इसके अगर कम सीट आ रहा है, मुझे केवल एक इसका कारण दिखता है, वो कारण है बीजेपी की संगठनात्मक ताकत। आप ये देख लीजिए कि जब मैक्रो और माइक्रो मैनेजमेंट, जब ये पार्टी बिल्कुल उस पर आती है तो पूरा बीजेपी का तंत्र जो है
आप एक आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की तरफ से जाएंगे, बीजेपी की तरफ से कम 10 संगठन जो है उनके एफिलिएट संगठन, वो सब एक एक यूनिट को वो टारगेट करते हैं। बावजूद इसके मतलब इतनी ज्यादा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि हमारे ग्राउंड रिपोर्ट से ये एग्जिट पोल का नंबर मुझे अभी थोड़ा रिजर्वेशन अभी भी है, क्योंकि मेरे हिसाब से कांग्रेस इस बार बिल्कुल फ्लैट पार्टी थी, वो परफॉर्म नहीं कर रही थी। और अगर परफॉर्म कांग्रेस 8% आप दिखा रहे हैं, अगर ये आ गया फिर तो मैं मान सकता हूं कि 8% का मतलब है 4-5% चला गया। लेकिन मुझे लगता है अगर कांग्रेस बिल्कुल नकारात्मक थी, हर वोटर के दिमाग में था, सिंपैथेटिक वोटर के दिमाग में था कि कांग्रेस को वोट देना मतलब अपने वोट को गड्ढे में डालना, वो स्थिति अगर ग्राउंड पे थी, अगर रही है जो सीटों में दिख रही है, तो फिर बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी को पटकना 98 से यही बीजेपी को विधानसभा में सत्ता से दूर रखा है। इसलिए मुझे अभी लगता है एंटी इनकम्बेंसी के कारण, मिडिल क्लास के कारण सीटें तो काफी कम होंगी, लेकिन ये आधी से चली जाए, ये मुझे थोड़ा सा है, तो मैं एक ही कारण एट्रीब्यूट करूंगा। आपका जो कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है एग्जिट पोल में, वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र जी का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है, वो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा रहा है पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, ये जो कह रहे हैं, ये कई लोगों ने कहा, चुनाव के दौरान भी हम लोगों ने महसूस किया कि भाजपा के कैडर और संगठनात्मक लोग इतने अंदर तक घुस गए थे कि बिल्कुल कहते हैं ना कि डोर टू डोर फाइट वहां पे शुरू हो गई थी, हर सीट पे, हर जगह पे जाके, मतलब नेशनल लेवल पे टाइप से मामला नहीं था। तो ये लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी, हालांकि उसके भी कैडर बहुत मजबूत थे, लेकिन वहां थोड़े पिछड़ गई। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि 2020 में भी यही गृह मंत्री अमित शाह जी डोर टू डोर घरों में जाकर के पर्चे बांटे थे इन्होंने। ये कोई नई बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वाकई चुनाव लड़ती है और जिस तरह से आप बता रहे हैं वैसे ही लड़ती है। और आप देखिए ना, एक हमारे अकेले अरविंद केजरीवाल के लिए इन्होंने जितने इनके प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, लगभग सभी को दिल्ली में उतार दिया था, सारे मुख्यमंत्री यहां आए थे। और जो आप बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाली, उस पे भी योगी आदित्यनाथ जी ने उस पे भी कोशिश करी थी घेरने की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। इन्होंने केंद्रीय मंत्रियों को, पूरी फौज केंद्रीय मंत्रियों की दिल्ली में उतार दिया अरविंद जी के खिलाफ। खुद गृह मंत्री लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी की रैलियों पे रैलियां लगातार हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर था कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो प्रॉमिस किए हैं उसको डिलीवर किया है दिल्ली की जनता में, और दिल्ली की जनता खुश है। तभी तो दिल्ली की जनता ने जब भी जानना चाहा इनसे कि भाई बताइए आपके मुद्दे क्या हैं, तो इन्होंने कहा जो अरविंद केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो हम देंगे। दिल्ली की जनता ने कहा कि भाई आपका चेहरा कौन होगा सीएम का अरविंद केजरीवाल के सामने, इन्होंने आज तक नहीं बताया। दिल्ली की जनता लास्ट तक पूछती रही, बिल्कुल नदारत रहे, उस पर बिल्कुल शून्य रहे। इसीलिए जनता, हमारा जो विश्वास है इसी बात पे है कि दिल्ली की जनता ने कहा कि भाई जब आपको अरविंद केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाएं ही चलानी है, जिसको कल तक आप कोसते थे, रेवड़ियां बताते थे, तो हम उस आदमी पे विश्वास करेंगे ना जो हमें लगातार दे रहा है। हम आपको क्यों चांस दें? क्योंकि तो आपने तो राजस्थान में धोखा दे दिया, कहा सिलेंडर देंगे 500 रुपए में, और जब सरकार बन गई राजस्थान में तो आप मुकर गए कि भाई हम तो नहीं देंगे, हमने तो वादा ही नहीं किया था। दूसरा, इनके पास अरविंद केजरीवाल जैसा ईमानदार आदमी नहीं है। आपने भी आस पड़ोस से जितना आस पड़ोस से संभव हुआ मुख्यमंत्रियों को बुलाया ही आपने। समाजवादी पार्टी के मुखिया आपके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, भगवंत मान आपके लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, टीएमसी ने अपने सांसद को, बिहारी बाबू को भेज दिया चुनाव प्रचार करने के क्षमता, वहां भी काफी ज्यादा जोर लगाया गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि अब यहां से अगर एग्जिट पोल नतीजे सही होते हैं तो दिल्ली की राजनीति, नेताओं के बड़े आभारी हैं हम इस बात के। बिल्कुल, इस पे आएंगे हम लोग। ये दिल्ली की राजनीति, अगर एग्जिट पोल सही है तो दिल्ली की राजनीति अब यहां से किस तरह से बदलती दिख रही है, इसका राष्ट्रीय परिदृश्य पे क्या असर पड़ने वाला है, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऊपर जो एग्जिट पोल आए उस पर हमारी एक खास चर्चा। और चर्चा में हम लोगों ने अब तक कोशिश की है जानने की आखिर ये एग्जिट पोल के नतीजे, जहां पे अधिकांश एग्जिट पोल भाजपा को पूर्ण बहुमत बता रहे हैं,
और आम आदमी पार्टी को बहुमत से दूर बता रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए 8 तारीख तक तो हमें एग्जिट पोल के सहारे ही चलना पड़ेगा। अगर ये एग्जिट पोल सही होते हैं तो अब यहाँ से दिल्ली की राजनीति में किस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेगा। धनंजय गिरी साहब, इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान एक बात जो बार बार निकल कर आई, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपको घेरा भी, वो है कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है। और ये कहा भी गया राजनीतिक विश्लेषकों की तरफ से, भाजपा ने किसी स्थानीय नेता को उभरने नहीं दिया या उस तरीके से नहीं बनाया जो आमतौर पर दिल्ली की पॉलिटिक्स में देखने को मिलता था। तो आपको लगता है कि ये सबसे बड़ा चैलेंज होगा भाजपा के लिए अब? नहीं लक्ष्मण जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम चेहरे के नहीं चरित्र की राजनीति की बात करते हैं। हम मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, नियति पर और हमारे जो कार्यक्रम है, कार्यान्वयन है, उस पर देश की जनता को और हर प्रदेश की जनता को हमारे ऊपर भरोसा है और भाजपा आज भरोसे का प्रतीक बन गई है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की राजनीति जब से शुरू हुई है तब से आपने देखा होगा भारत की राजनीति में एक प्रो इनकम्बेंसी का फैक्टर शुरू हुआ है। इस देश में आप हमेशा से एक बड़ी पत्रकार है, आप लंबे समय से एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे होंगे, लेकिन आज प्रो इनकम्बेंसी की बात होती है। हम तीसरी बार सरकार में आए और जिन प्रदेशों में हमारी सरकार है, जहां तो ट्रेंड था कि बदल जाता था, पलट जाता था, वहां भी हम लगातार से सरकार में हैं। और अगर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी, तो मैंने पहले भी कहा कि केजरीवाल से शुरू और केजरीवाल पे खत्म। केजरीवाल ये देखिए, इस राजनीति का अंत होने का समय आ गया। केजरीवाल से खत्म। वैसे मैं एक चीज पूछना चाह रहा था धनंजय गिरी जी, आपके बारे में बहुत कुछ जानता नहीं हूं मैं, आपसे इतना बताइए कि आप क्या हिंदी के कवि वगैरह रहे हैं क्या आप? क्योंकि आपकी कई सारी लाइनें मैं देख रहा हूँ बड़े तुकबंदी वाली रहती हैं। मैं आपके पास फिर चाहूंगा, हमारे पास एक्सिस माई इंडिया के लक्ष्मण जी, जैसा अभी प्रवक्ता कह रहे थे आम आदमी पार्टी के, इन्होंने प्रधानमंत्री को उतारा, गृह मंत्री को उतारा, इसको, भाई ये सब हमारे कार्यकर्ता हैं, सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है। भाजपा में पद नहीं होता है। आपके पास धनंजय जी आपके पास आऊंगा। हमारे पास एक और नए मेहमान हमारे शो में जुड़ गए हैं, एक्सिस माई इंडिया के CMD प्रदीप गुप्ता जी, उनसे थोड़ी चर्चा कर लेते, फिर आप लोगों के पास आऊंगा, बिल्कुल कहीं जाएगा नहीं। प्रदीप गुप्ता जी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो में। आज बहुत व्यस्त रहे लेकिन आपने समय निकाला हमारे लिए। सारे एग्जिट पोल तो आपने देख लिए होंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है कि जो आप लोगों का जमीनी एनालिसिस था उसी का रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिख रहा है? देखिए, पहली बात तो एग्जिट पोल लक्ष्मण जी जो 12 के करीब आए हैं ऐसा बताया गया है, जिसमें कि 8 एक दिशा बता रहे हैं और 4 दूसरी दिशा बता रहे हैं। तो जिन्होंने भी काम किया, अच्छा काम किया होगा, मैं उस पर क्या कमेंट करूं उनके काम के बारे में। जहां तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल और आंकड़े का सवाल है, हमने ये डिसाइड किया है कि दिल्ली की जिस हिसाब से एक फेज की पोलिंग है और जिस हिसाब से अलग अलग डेमोग्राफी, चाहे जाति, महिला, पुरुष, ऑक्यूपेशन, रेडी वाले, ऑटो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, प्राइवेट जॉब वाले लोग, उसके बाद जेंडर, उसके बाद आपके उम्र, और सभी समुदाय में अलग अलग तरीके से भिन्नता आ रही है। तो ऐसा कोशिश करते हैं हम कि कल एक दिन और जमीन पे काम करके कल शाम को 6 बजे के बाद आपके समक्ष आंकड़े प्रस्तुत करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सिस माई इंडिया का जो एक रिकॉर्ड है कि आज तक 12 साल में 69 इलेक्शन, जिसमें से 63 इलेक्शंस हूबहू स्पॉट ऑन रहे हैं, उसके हम करीब पहुंचे। बिल्कुल, ये जो आपने सोच है या फिर जो आपने फैसला लिया है, इसके पीछे वजह क्या है? क्यों, जैसे अभी चर्चा में शुरू में हमारे एक पैनलिस्ट है अवधेश कुमार जी, उन्होंने बहुत सही कहा कि वोटिंग परसेंटेज होता है, ट्रेंड होता है, ये सीट बताना आमतौर पे बहुत ही मुश्किल होता है। आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है? दूसरा, दिल्ली में जो अलग अलग डेमोग्राफी है, पूर्वांचल का अलग होता है, झुग्गी झोपड़ी के अलग वोट परसेंटेज माने जाते हैं, पंजाबी समुदाय के अलग मिजाज होते हैं, ये सारी वजहें आपको लगता है फैक्टर है जिसकी वजह से आप सोचें कि एक दिन बाद हम निकालेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे लोगों को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो सिंगल फेज के चुनाव होते हैं, इसके पहले भी 2019 के हरियाणा चुनाव को हमने एक दिन बाद आंकड़े प्रस्तुत किए थे। तेलंगाना का जो इस बार का चुनाव था 2023 का, उसमें भी हमने पोलिंग के, वो भी सिंगल फेज था। तो और दिल्ली जैसे राज्य में, जैसे आपने भी बताया बिल्कुल कि झुग्गी झोपड़ी, इनकम ग्रुप, लोअर मिडिल क्लास और बाकी तमाम जो बताया, महिला पुरुष, और ऊपर से यहाँ व्यवसाय भी जुड़ जाता है जिसके अंदर अलग अलग तरीके से लोग रुझान देते हैं और नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि इन सारी
डेमोग्राफी का प्रतिनिधित्व जो जो 100 वोट पड़े हैं उसमें कितना है, एक बात। और दूसरी बात, वोटर टर्नआउट आज के समय में बहुत बड़ा फर्क होता है, खासकर इस तरह के मुकाबले में, कि हमने जब देखा कि 2015 के चुनाव में असेंबली इलेक्शन में 67% वोट पड़े थे और 20 के चुनाव में करीब 62.8% वोट पड़े थे, तो 4-4.5% का फर्क आया था। यदि ये 4-4.5% का फर्क, यानी कि वापस यदि ये 67 की तरफ जाता है तो परिणाम बिल्कुल उलट आने की उम्मीद है। और यदि ये परिणाम यदि 60 और 62 के आसपास रहता है, जो कि पिछले बार था, या उससे भी कम हो जाता है, तो परिणाम एकदम अलग आने की उम्मीद है। इन सारी अनिश्चितताओं को निश्चित करने के लिए हम एक दिन का ज्यादा समय। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और है, जो वोटिंग परसेंटेज हमने दिल्ली में देखा, जो 5 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आया था, जो मैं देख पा रहा था कि वो थोड़े से निराशाजनक थे। अभी भी तक भी जो लेटेस्ट वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा दिखा रहा है, सब 57.89% का दिखा रहा है। तो वोटिंग परसेंट का कम होना क्या इशारा करता है, आपका एक्सपीरियंस क्या है? नहीं, मैं इसको अभी कम नहीं मानता लक्ष्मण जी, क्योंकि ये 5 बजे तक आंकड़े हैं। यदि एक एवरेज के हिसाब से भी देख लें तो हर घंटे में करीब करीब 6% वोटिंग मतदान होता है दिल्ली की, जहां तक बात करें अमूमन 5 से 6% के दौरान। तो अभी भी जो ऑफिशियल टाइम है वोटिंग खत्म होने का वो 6 बजे, और कुछ लाइनें रहती हैं तो वो करीब करीब 7 बजे तक भी कहीं कहीं बूथों पे चलता है। तो उस 6 को भी इसमें जोड़ लें तो 57.7 प्लस 7, तो ये 63.7 के इर्द गिर्द आता दिख रहा है। और अभी कुछ चैनलों पे कुछ प्रवक्ता जो थे, क्योंकि राजनीतिक प्रवक्ताओं को वोटिंग परसेंटेज का थोड़ा सा ज्यादा पता होता है, क्योंकि वो बूथ दर बूथ से उनके पास आंकड़े आ रहे होते हैं, और इलेक्शन कमीशन सबका आकलन और संकलन करके और फिर फाइनल आंकड़े देता है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पिछली बार से कम होगा। हाँ, 2015 के पास जा पाएगा, ये अभी एक सवाल बना हुआ है कि क्या ये 67 होगा या 65 होगा या 63 होगा। ये 3 आंकड़े सामने। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपके पास आऊंगा, चूंकि आपके पास, आपको मैं देख रहा था आपका शुरू बहुत सारे चैनलों पे भी आपको जाना है कि पूरे चुनाव के दौरान जो प्रचार रहा, अलग अलग हथकंडे या तरीके अपनाए गए वोटरों को लुभाने के लिए, तो आपका असेसमेंट क्या है? सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव हथियार या फिर कहे टूल्स कौन सा दिखा आपको चुनाव प्रचार के दौरान? लक्ष्मण जी, हमारी कम से कम 12-15 साल की जो लगातार स्टडी है वो सिर्फ एक चीज कहती है कि कोई भी कुछ भी कहे, बोलने की जहां तक बात है, जनता का उस बोलने से कहीं कोई सरोकार, कहीं कोई लेना देना मुझे आज तक 1% वोट भी इधर उधर नहीं दिखा। सारा का सारा खेल है जनता, उनके जो सरोकार के विषय हैं उसके ऊपर कौन सा व्यक्ति या पार्टी या सरकार काम करते नजर आ रही है, और काम करते ही नहीं, डिलीवरी जिनके पास पहुंच रही है, जनता हमेशा केवल इस बात के ऊपर अपना निर्णय देती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहां तक दिल्ली इलेक्शन का सवाल है तो फिर भी मुद्दे में बता दूं, एक तरफ इनकम्बेंट गवर्नमेंट जिसने जो नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स होते हैं लाइफ में हर चीज में, तो जो पॉजिटिव्स कह लें जो कि पिछले 5 साल पहले किए गए थे, बस राइड जो है वो पिछले बार था कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर आम आदमी पार्टी ने ठीक ठाक काम किया कह सकते हो, और महिलाओं को बस की राइड, ये उनके प्लस में जाता है। माइनस में जो है दिल्ली के अंदर जो विषय वो काम करते हैं, वो पूरी की पूरी जनता को टॉप से बॉटम जो विषय छूते हैं जनता के जीवन को, वो गार्बेज कलेक्शन दिल्ली में बहुत बड़ा इशू था। दूसरा, क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी पीने की जो क्वालिटी है वो एक बड़ा इशू था। तीसरा, पोल्यूशन, ये 3 बड़े इशू थे। ये नेगेटिव के खाते के अंदर अरविंद केजरीवाल की तरफ जाते हैं। दूसरा, जो बीजेपी की बात है वो चैलेंजर पोजीशन में, तो जो उनके प्रॉमिस है और जो प्रॉस्पेक्ट है उसमें बड़ी बात, जो 2500 रुपए महिलाओं को उन्होंने प्रॉमिस किया, केजरीवाल जी ने भी 2100 किया, लेकिन पंजाब में उन्होंने जो अपना वादा पूरा नहीं किया, और खासकर जब पूछा गया पत्रकारों द्वारा, मीडिया द्वारा, तो जो जवाब सामने आए बड़े कैजुअल थे कि अभी 5 साल के लिए सरकार बनी है, कर देंगे। तो वो जो संवेदनशीलता है कि आपको जो वादा पूरा करने के अंदर जो एक कैजुअल अप्रोच नजर आई, वो एक नेगेटिव गया। बीजेपी ने उसी को काउंटर करते हुए ये कहा कि हम जी 8 मार्च को जो वुमेन्स डे है तब तक हम अपना वादा पूरा कर देंगे यदि हमारी सरकार आती है तो। और दूसरा, जो गैस सिलेंडर उन्होंने प्रॉमिस किया, और तीसरी बात साथ में कही कि जो सुविधाएं
दिल्ली की सरकार ने पिछले दिनों दी है, हम उसको जारी रखेंगे। ये बीजेपी का करप्शन? और करप्शन की जहां तक बात है, वो हर आदमी को नहीं छूता है, वो एक परसेप्शन का विषय होता है। तो करप्शन के ऊपर कोई भी कभी हमारे लोगों को ये नहीं बताता है कि जी मैं करप्शन ज्यादा है इसकी वजह से वोट कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम अगला सवाल ये भी पूछते कोई खास वजह है इस पार्टी को पसंद करने की। तो जो करप्शन का मामला वो हमेशा 5% के नीचे आता है। जो टॉप के होते हैं डेवलपमेंट वगैरह, वो करीब 40-50% के आसपास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। वापस चलते हैं अपने बाकी मेहमानों के पास। पुष्पेंद्र श्रीवास्तव जी, थोड़ी सी राहत मिली होगी करप्शन के बारे में, बहुत लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं, बता रहे थे अभी प्रदीप गुप्ता जी। नहीं लक्ष्मण जी, मैं एक और बात कहना चाह रहा था। अभी धनंजय जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है साथी, वो चेहरे को मैं उसी बात को कंप्लीट करना चाह रहा हूं। वो कह रहे थे अभी कि हमने चेहरा नहीं दिया तो चेहरा मायने नहीं रखता, और ऐसा कुछ इस तरह बोल रहे थे। लक्ष्मण जी, आप और अवधेश जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनिए, सुन लीजिए, आप और अवधेश जी बैठे स्टूडियो में, दोनों ही बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और 3 दशक से मैं भी पत्रकारिता दिल्ली में कर रहा हूं। 1993 में जब पहली बार विधानसभा का गठन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी को ही दिल्ली की जनता ने मौका दिया था, इनको ही बैठाया था। तो मदन लाल खुराना जी तो हवाला डायरी के चक्कर में उनको रिजाइन करना पड़ा, बाद में साहिब सिंह वर्मा को ले आए, उनको किसी और कारण से नहीं रिजाइन करना पड़ा था। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ चेहरा ही दिखाने के लिए सिर्फ 50 दिन पहले, चुनाव से ठीक 50 दिन पहले, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोकिएगा, 50 दिन पहले सुषमा स्वराज जी को भारतीय जनता पार्टी लेकर के इसीलिए आई थी कि ये हमारी चेहरा होंगी और इनको दिल्ली की जनता वोट करे। ये अलग बात है कि वो नाकाम रहे और दिल्ली की जनता ने इन पे विश्वास नहीं किया। तो चेहरे की कितनी इंपॉर्टेंस होती है चुनाव में, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो, और आप और अवधेश जी तो इस बात के गवाह हैं। तो ऐसी बात नहीं है, ये नकारना, दिल्ली जानना चाहती है भाई कि अगर आपकी सरकार बनती, हम आपको मौका देते हैं, तो आपका चेहरा कौन होगा, प्रशासन कौन चलाएगा, बता दीजिए। ये तो आपको बताना चाहिए। धनंजय जी इशारा कर रहे हो, बताना चाहते हो, धनंजय जी बताइए, आपकी सरकार बनती है तो आपका चेहरा कौन होगा? लक्ष्मण जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने इनसे प्रश्न पूछा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, तो यानी आपने इनको घोषित किया कि घोषित भ्रष्टाचारी हैं। ये घोषित भ्रष्टाचारी है। मुझे बताइए, आप लोग आपस में मुझे मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं कि आप प्रसन्न होंगे कि भ्रष्टाचार कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, यानी कि घोषित भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, आप लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे घेरना चाह रहे थे, इसलिए मैंने कहा अगर हम भ्रष्टाचारी होते ना तो आप छोड़िए, इस मुद्दे पे मत जाइए। अब थोड़ा सा फॉरवर्ड लुकिंग देखा जाए धनंजय जी, कि अगर आप एग्जिट पोल के मुताबिक आपकी सरकार आती है तो आपका चेहरा कौन होगा, बता दीजिए। बाकी बहस में कोई फायदा है नहीं। दूसरी बात मैं पुष्पेंद्र जी की बात कहता हूं कि अगर चेहरे की राजनीति इतना इंपॉर्टेंट है तो अरविंद केजरीवाल खुद का हारना उनका ये साबित करेगा कि अरविंद केजरीवाल का चेहरा आम आदमी पार्टी का सुनहरा वक्त खत्म कर दिया है और ये समेटने का समय है, दुकान बंद करने का समय है। आम आदमी पार्टी जो सुचिता की राजनीति करने आई थी, वो भ्रष्टाचार में किस तरह से आकंठ खोए हुए हैं। अवधेश जी, एक मिनट आप लोग, अवधेश जी, ये भाजपा जब चुनाव जीत जाएगा एग्जिट पोल के हिसाब से, तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि किसको चेहरा बनाया जाए, क्योंकि चुनाव में तो हर पार्टी अलग अलग नेताओं को उतार दिए थे क्षेत्र में। चुनौती होगी भाजपा के लिए। भाजपा अगर थोड़ा चूक जाएगी या आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीटें थोड़ी बहुत जो अभी दिख रही है, उसका बड़ा कारण तो यही रहा है ना कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक ऐसा नेता या दो नेता या नेताओं का समूह भी नहीं खड़ा किया जो अरविंद केजरीवाल को उनकी राजनीति को उस प्रकार से नैरेटिव में, हाव भाव में और उसमें चुनौती दे सके। वो तो यहाँ बहुत बड़ी कमजोरी रही है, तो इसलिए वो तो बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि आदमी मूल्यांकन भी करता है। लेकिन ये प्लस भी है। 15 सेकंड बचा हुआ है सज्जन जी, 15 सेकंड बचे हुए हैं। ये इस चुनौती को भाजपा कैसे दूर करेगी अगर सत्ता में आती है तो? देखिए, फिर
ही है, भाजपा जो प्रदेश यूनिट है वो कमजोर है, तो इसमें जैसे पहले कांग्रेस में होता था कि आला कमान तय करेगा, तो निश्चित तौर पे ये चीजें, हालांकि भाजपा में ज्यादा डेमोक्रेटिक इसका ये है फीडबैक मैकेनिज्म है, तो ये सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करेगी। आपने देखा है राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, ओडिशा में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, उसी परिपाटी पे हमें लग रहा है। लेकिन लक्ष्मण जी, मैं अभी भी एक हम लोग थोड़ा डिबेट आगे बढ़ा रहे हैं, अभी थोड़ा जो एग्जिट पोल है इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल सज्जन जी बहुत ही कंजर्वेटिव होकर चल रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होना चाहते हैं कि पता नहीं एग्जिट पोल का क्या फाइनल आउटकम आएगा, 8 तारीख को देखना होगा। लेकिन आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। और एग्जिट पोल तो जो आ गया वो सामने है, और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।